जय हिंद, नमस्कार। स्वागत आप सभी दोस्तों का आज के इस टॉप 100 क्वेश्चन सीरीज में। दोस्तों आज हम बात करेंगे एग्जामपुर के मॉडल पेपर 5 से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर। तो चलिए दोस्तों आज के क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों आज के टेस्ट का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको ध्यान से पढ़ें और राइट आंसर कमेंट करें और फाइनली आपको इसको साझा करना है, इसलिए कॉपी में भी ट्रिक करते रहें। मेरे आंसर करने से पहले अपने कॉपी में ट्रिक कर लीजिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि सही मायने में आपकी स्थिति क्या है। रॉबर्ट कैनिगेल द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक द मैन हु न्यू इन्फिनिटी किस महान भारतीय गणितज्ञ की जीवनी है? दोस्तों आपके पास 2 सेकंड का समय है, बताइए। अब यहाँ पे जब भी गणित की बात आएगी तो आपके दिमाग में श्रीनिवास रामानुजन ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे के ऊपर, ध्यान से पढ़िए। भारत पाक युद्ध 1965 के दौरान जय जवान जय किसान प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? दोस्तों राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी, लाल बहादुर शास्त्री ने। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। भारत का जो राष्ट्रीय पुष्प है निम्नलिखित में से कौन सा है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया, जल्दी से आंसर कीजिए। तो दोस्तों ये है कमल। अगर पूछे उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है तो दोस्तों प्लास है, जिसको हम टेसू के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम जंगल की आग भी कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न। महाजनपद काल की अर्थव्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही विकल्प का चुनाव करना है। अब देखिए, पढ़िए आप ध्यान से। दोस्तों इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है बी, कृषि अधिशेष ने अस्थायी सेनाओं और सुदृढ़ प्रशासन का समर्थन किया। यह बिल्कुल करेक्ट बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है आपसे। जुलाई 1944 में आयोजित संयुक्त राष्ट्र ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, क्या नाम है दोस्तों? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कल्पना या स्थापना की गई थी? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? वॉशिंगटन डीसी, यूएसए में। अगला प्रश्न देखिए क्या है आपसे। भौतिकी में जो प्रकाश वर्ष है वो निम्नलिखित में से किसका मात्रक है? तो दोस्तों ये किसका मात्रक है? ये मात्रक है खगोलीय दूरियों का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपसे। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु एक स्तनधारी की श्रेणी में आता है? दोस्तों यहां पे जो राइट आंसर है वो है आपका व्हेल। ठीक है, मैं एक चीज इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। अभी तो व्हेल को आप मछली के रूप में जानते हैं, लेकिन पहले यही व्हेल जो है दोस्तों ये जमीन पे चलने वाला जीव हुआ करता था। समय के साथ परिवर्तन हुआ, ये जाके जल में स्थान लेने लगा, धीरे धीरे तैरना सीखा और इसके शरीर में परिवर्तन हुआ। अब ये मछली स्वरूप आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये है इसकी एक लंबी यात्रा। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न क्या है। पृथ्वी के वायुमंडल में स्थित ओजोन परत जो है मुख्य रूप से किस गैस के अणुओं से बनी होती है? अब देखिए ओजोन परत है तो जाहिर सी बात है वो ओजोन गैस के अणुओं से बनेगी, है ना। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है। पौधों में जड़ों से पत्तियों तक जल और खनिज का परिवहन किस ऊतक के द्वारा होता है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, जाइलम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है। मानव शरीर में जो वसा है, फैट है, इसका सबसे प्राथमिक और महत्वपूर्ण कार्य क्या है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऊर्जा भंडारण और शरीर का थर्मल इंसुलेशन रखना। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है। तीव्र शारीरिक व्यायाम के तुरंत बाद मानव मांसपेशियों में होने वाली पीड़ा या ऐंठन का मुख्य कारण क्या है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, लैक्टिक एसिड का संचय। ठीक है, तो तीव्र शारीरिक व्यायाम के तुरंत बाद अगर मानव मांसपेशियों में बहुत अधिक पीड़ा होती है, ऐंठन होती है, उसके पीछे का रीजन होता है लैक्टिक एसिड। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपसे। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वत्रिक नियम है, ठीक है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसने प्रतिपादित किया था? ऐसा आपसे प्रश्न है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है। आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व और सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है हाइड्रोजन। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है। मानव आंख का जो कौन सा विशिष्ट भाग है जो रंगों की पहचान और प्रकाश की तीव्रता के लिए जिम्मेदार होता है?
दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, जो कोन्स होते हैं ना वो जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। और रंगों की पहचान भी कौन सी करते हैं, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है आपसे। भौतिकी के अनुसार जो ध्वनि की चाल है, स्पीड ऑफ साउंड है, सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। दोस्तों प्रश्न संख्या 15 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, ठोस। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या है आपसे। प्रश्न है जो मांडले जेल है उसमें कारावास के दौरान प्रसिद्ध ग्रंथ गीता रहस्य की रचना किसने की थी। तो दोस्तों गीता रहस्य आप अभी तक जानते थे किसने की थी, लेकिन किस जेल में, तो दोस्तों मांडले जेल में, ठीक है, ये रचना की गई थी और ये बाल गंगाधर तिलक जी की रचना है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या है। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच प्लासी का प्रसिद्ध युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है 1757 में, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। और एक ऐसा युद्ध है दोस्तों, एक्चुअली ये लड़ा ही नहीं गया, षड्यंत्र से सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई थी, ठीक है। उसके बाद है कलिंग विजय के बाद धम्म का जो मार्ग है अपनाने वाला चक्रवर्ती सम्राट अशोक किस वंश का महान शासक था। दोस्तों ये अगर आपको नहीं पता है तो चुल्लू भर पानी लीजिए और उसमें डुबकी लगाइए, ठीक है। तो ये मौर्य वंश का था, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या है। वर्ष 1930 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया दांडी मार्च मुख्य रूप से किस आंदोलन का हिस्सा था। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। क्या है, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन बी आपने देख लिया। दांडी मार्च दोस्तों स्टार्ट होता है आपका 12 मार्च 1930 से और 6 अप्रैल 1930 को समाप्त होता है, ठीक है। ऐतिहासिक दिल्ली दरबार की बात करें तो इसके दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता से हटाकर दिल्ली किस वर्ष बनाई गई थी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है 1911 में, और बंगाल का विभाजन भी रद्द हो गया था, जो 1905 में विभाजन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या है। वेदों की ओर लौटो, ठीक है, ये बड़ा ही फेमस स्टेटमेंट है। वेदों की ओर लौटो का नारा देने वाले आर्य समाज के संस्थापक, ठीक है, संस्थापक 1875 में संस्थापना भी करी, ठीक है। तो उनका नाम आपसे पूछा गया है। यहाँ पे देखिए एक ही क्वेश्चन में 4 चीजें मिल रही हैं आपको। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया, उसके बाद आर्य समाज के से जुड़े हुए व्यक्ति कौन है, उसकी स्थापना कब हुई, सब कुछ। तो दोस्तों इनका नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या है आपसे। प्रश्न यहाँ पे यूरोपियों के आगमन से रिलेटेड क्वेश्चन है। फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच जो लड़ा गया प्रथम कर्नाटक युद्ध था 1746 से 48, ये किस संधि के साथ समाप्त हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, और थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो इसमें ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा, एक्सला सैपले, ठीक है, एक्सला सैपेल, ये है ट्रीटी। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे देखते हैं क्या पूछा जाता है, ठीक है। आपसे प्रश्न है दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची यानी शेड्यूल भारत की आधिकारिक भाषाओं की सूची से संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों ये है 8वीं अनुसूची, जिसमें 22 भाषाओं को अब देखा जाता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के ऊपर। भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में संविधान का जो अंतिम संरक्षक या व्याख्याकार है किसे माना जाता है। तो दोस्तों गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मास्टर ऑफ द रोस्टर कौन है। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर है सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकालीन प्रावधानों यानी इमरजेंसी प्रोविजन से संबंधित है। अब देखिए, अब पहचानिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए तीनों के तीनों है, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल। तो ये तीनों के तीनों संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न। भारतीय संसद के निचले सदन लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितने वर्ष का निर्धारित है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर दोस्तों 5 वर्ष, ठीक है। और जो अस्थाई सदन है जिसको हम राज्यसभा कहते हैं, उसका 6 वर्ष का कार्यकाल उसके सदस्यों का होता है। अगला प्रश्न देखिए क्या है आपसे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो दोस्तों किसके द्वारा, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन इनको क्या किया जाता है, संसदों के द्वारा चुना भी जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है। भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों राष्ट्रपति होने के लिए आपको कम से कम 35 वर्ष की उम्र आपकी होनी चाहिए।
मीन्स कि अभी आप राष्ट्रपति के पद के लिए योग्य नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। स्वतंत्र भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था प्लान इकोनॉमी की जो औपचारिक शुरुआत है पहली पंचवर्षीय योजना के साथ किस वर्ष हुई थी? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर है 1951। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, 1 अप्रैल 1951 से ये पहल स्टार्ट हुई थी, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए क्या है आपसे। अगला प्रश्न है आपसे 1960 के दशक में भारत में शुरू हुई हरित क्रांति ग्रीन रिवॉल्यूशन का प्राथमिक और मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों जाहिर सी बात, अपने वहाँ जो अनाज है वो नहीं ज़्यादा उत्पादित होता था, उसमें हाई यील्ड वैरायटी के बीजों का प्रयोग किया गया और कृषि में उत्पादन को बढ़ाया गया। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। और देखिए HYV का फुल फॉर्म आपके पेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है 2024 में, तो दोस्तों हाई यील्ड वैरायटी इसका फुल फॉर्म हो जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्या है आपसे। भारतीय अर्थव्यवस्था के आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में भारत में सर्वाधिक रोजगार किस क्षेत्र में उपलब्ध है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा, कृषि क्षेत्र में। ठीक है, तो अभी भी सबसे अधिक जो काम करता है वो कृषि में लगे रहते हैं, और जहाँ पे जरूरत नहीं होती है वहाँ पे भी लगे रहते हैं। आज जरूरत जब न होने के बावजूद भी जब लगे रहेंगे तो उसी को हम छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, तो छुपी हुई बेरोजगारी आपको कृषि व्यवस्था में देखने को मिलती है। कई बार प्रश्न आपसे पूछा गया है। भारत में वित्तीय समावेशन की बात हो रही है, फिनेंशियल इंक्लूजन की। इसको बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख योजना शुरू की गई थी? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री जन धन योजना। ठीक है, वित्तीय समावेशन यानी फिनेंशियल इंक्लूजन के लिए। ठीक है, ये प्रधानमंत्री जन धन योजना आया था। आपने 0 रुपए अकाउंट आपने सुना होगा। ठीक है, भूवैज्ञानिक संरचना के अनुसार भारत का प्रायद्वीपीय पठार पेनिनसुलर जो प्लेट्यू है मुख्यतः किस प्रकार की प्राचीन चट्टानों से बना है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, अग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से। ठीक है, जो अग्नेय चट्टान होते हैं दोस्तों उनको हम प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। उन्हीं का जब अपरदन होता है धीरे धीरे तो मिट्टी बनती है। ठीक है, भौगोलिक दृष्टि से जो कर्क रेखा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है भारत के कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? बहुत ईजी क्वेश्चन हो गया आपके लिए। तो दोस्तों ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। उन 8 राज्यों को मैं बोल रहा हूं, आप ध्यान से सुन लीजिएगा। पहला है आपका गुजरात, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा, और कौन सा हो गया दोस्तों? लास्ट में आपका हो जाता है मिजोरम। ठीक है, इतने राज्यों से होकर गुजरती है। अगर उसमें उत्तर प्रदेश पूछ लिया तो उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है, अपने दिमाग में छाप लीजिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है आपसे? उत्तर भारत और विशेषकर उत्तर पश्चिमी भाग में सर्दियां, ठीक है, दिसंबर जनवरी में होने वाली वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे है उत्तर पश्चिम भाग में सर्दियों में भी बारिश होती है। ठीक है, तो उसके पीछे का मुख्य कारण आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों ये है पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कहते हैं इसको। और ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस है स्टार्ट होता है भूमध्य सागर से। वहां से हवाओं का एक झुंड उठता है और वहां से पानी लेकर उठता है, काला सागर से पानी उठता है लेकर, और कैस्पियन सागर से भी जल चुरा कर लाके भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में वर्षा करता है सर्दियों के दिनों में। ठीक है, तो दोस्तों गेहूं की फसल जिसकी वजह से पंजाब के क्षेत्र में या फिर हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में कुछ क्षेत्रों में अच्छी खासी उससे मतलब फायदा मिलती है। ठीक है, तो याद रखेंगे वेस्टर्ली डिस्टर्बेंसेस के बारे में, कई बार प्रश्न बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, विश्व के सबसे आर्द्र स्थानों में से एक और भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिन राम किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों बताइए। दोस्तों इसका राइट आंसर है मेघालय। ठीक है, विशेषकर खासी की जो पहाड़ियां हैं और जो चेरापूंजी वाला क्षेत्र है। ठीक है, तो मेघालय याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा मुख्य रूप से किन 2 नदियों के मेल द्वारा निर्मित होता है? तो दोस्तों ये गंगा और ब्रह्मपुत्रा जब अवसाद लेके आती हैं उन्हीं के अवसादों से ये निर्मित होता है। और सुंदरबन इसका नाम इसलिए क्योंकि यहाँ पे सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है जो भारत का राष्ट्रीय पशु है, जिसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? बंगाल टाइगर। ठीक है, तो ये बंगाल टाइगर यहीं पे पाया जाता है मुख्य रूप से। ठीक है, हिमालय पर्वत श्रृंखला की बात करें दोस्तों, इसके अंतर्गत वर्तमान भारत की जो भौगोलिक सीमा में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो कौन सी है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर आपका होगा कंचनजंगा। ठीक है, जो सिक्किम में स्थित है। अब यहाँ पे देखिए बात कही गई है हिमालय पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत।
लेकिन अगर हम बात करें ट्रांस हिमालय वाले पोर्शन में तो आप नंगा पर्वत का नाम सुने होंगे, उस पे है K2। और जब हम भारत को स्पेशली कहते हैं, ठीक है, संप्रभु भारत की बात नहीं करते हैं, संपूर्ण भारत की बात करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज क्लियर रखिएगा, संप्रभु भारत और संपूर्ण भारत में, जैसे मान लीजिए जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, अभी तो वो पाकिस्तान के कब्जे में, लेकिन वो भारत अपना कहता है। लेकिन वहीं पे जब आप संप्रभु भारत की बात करते हैं तो दोस्तों भारत का वो भूभाग जहां पे भारत किसी दूसरे देश के प्रभाव में न आकर स्वतंत्र रूप से नियम कानून बनाने के लिए स्वतंत्र है, उसको हम संप्रभु भारत कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे स्पेशली तो हिमालय पर्वत श्रृंखला भी आपको ध्यान देनी है और संप्रभु कॉन्सेप्ट भी ध्यान रखनी है, ठीक है। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत वर्तमान भारत की भौगोलिक सीमा में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा है, जो सिक्किम में है। अब सारी बातें आपको क्लियर हो गई। अगर डायरेक्टली पूछे कि भारत की सबसे ऊंचे पर्वत चोटी, तो दोस्तों गाडविन आस्टीन, जिसको हम K2 के रूप में जानते हैं। तो दोनों में अंतर आप स्पष्ट रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए क्या है। भारत के पश्चिमी तट के समानांतर विस्तृत पश्चिम घाट को स्थानीय रूप से किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसको हम सह्याद्री के नाम से जानते हैं, ठीक है। किस नाम से जानते हैं? सह्याद्री। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखिए क्या है। आपसे प्रश्न क्या पूछा गया है। जो प्रशासनिक दृष्टि है उसे उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी और नवाबों के शहर के रूप में प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? तो दोस्तों जब नवाबों का शहर आ गया तो लखनऊ आपके जुबान पे आ जाना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 देखिए क्या है। उत्तर प्रदेश के किस ऐतिहासिक शहर को अपनी खुशबू और इत्र के कारण ग्रास ऑफ द ईस्ट के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे ग्रास ऑफ द ईस्ट या फिर इत्र नगरी, ये किसके बारे में बात हो रही है? क्वेश्चन नंबर 41 का जो राइट आंसर है दोस्तों ये है कन्नौज। ये कन्नौज के बारे में बात हो रही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या है आपसे। किस महत्वपूर्ण संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा वन एवं वन्य जीव प्राणियों के, ठीक है, विषय को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, 42वां संविधान संशोधन 1976, और इसी के अंतर्गत अनुच्छेद 48A भी ऐड किया गया था, ठीक है। तो याद रखेंगे, आपके एग्जाम में ये प्रश्न बन जाता है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। लावड़ी, लावड़ी करके एक क्या है दोस्तों, लोक नृत्य है, ठीक है। तो ये आपको बताना है भारत में किस राज्य में ये सबसे प्रसिद्ध लोकप्रिय लोक नृत्य है। तो दोस्तों लावड़ी का अगर आपने नाम नहीं सुना है तो दोस्तों आप क्या ही बताऊं, ये महाराष्ट्र से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए क्या है आपसे। उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम के अनुसार उत्तर प्रदेश की प्रथम राजकीय भाषा निम्नलिखित में से कौन सी है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, हिंदी है, ठीक है। तो अगर राजभाषा अधिनियम के अनुसार देखेंगे तो उत्तर प्रदेश की प्रथम राजकीय भाषा क्या है? हिंदी। 1989 में दोस्तों क्या हुआ, उर्दू को भी उत्तर प्रदेश का राजकीय भाषा बनाया गया। तो इस समय दो भाषाएं हैं ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में, उर्दू और हिंदी। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और वाराणसी क्षेत्र में वर्षा ऋतु के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी पारंपरिक लोकगीत मुख्य रूप से गाया जाता है? तो दोस्तों मिर्जापुर और वाराणसी क्षेत्र की बात हो रही है। आप याद रखेंगे यहाँ पे कजरी गाया जाता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। कहाँ पे दोस्तों? मिर्जापुर और वाराणसी क्षेत्र में। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत हस्त निर्मित कागज के उत्पादन के लिए किस जिले का चयन किया गया है? तो दोस्तों अब जहाँ पे इस टाइप के लकड़ी पाए जाएंगे वहीं पे ना, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका यहाँ पे जालौन, कालपी, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न क्या है। उत्तर प्रदेश की शास्त्रीय और पारंपरिक नृत्य शैली निम्नलिखित में से कौन सी है? तो दोस्तों ये कौन सी होगी? तो ये है आपकी कथक। अगर इसी में कली जुड़ता तो केरल का हो जाता, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का, उड़ीसी जो है उड़ीसा का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 का है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जिसको हम SVPPUAT कहते हैं, उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर है मेरठ मोदीपुरम में, ठीक है। और यहीं पे आपको क्या देखने को मिलता है? आलू प्रशिक्षण या फिर आलू अनुसंधान या फिर आलू इकट्ठा करने वाला केंद्र, ठीक है। भौगोलिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में गन्ना उत्पादन यानी शुगर केन प्रोडक्शन की सघनता और उत्पादन क्षमता सर्वाधिक है? दोस्तों इसका राइट आंसर है तराई क्षेत्र, यानी कि तराई और गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र। यहाँ पे याद रखेंगे ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 50 देखिए क्या है आपसे। आपसे प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज यानी कि जो पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था में आयोजित होने वाली विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला कौन सा है? तो दोस्तों ये तो बड़ा इजी हो गया, 2025 में यहाँ पे कुंभ मेला लगा था, महाकुंभ। तो दोस्तों ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा, कुंभ मेला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 देखिए आपसे क्या पूछा गया है। तो दोस्तों एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 51 पहले देखते हैं। दोस्तों नंबरिंग में थोड़ा सा इधर उधर हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 52 ही आप देखिए। अब यहाँ पे आपसे प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश के साथ साझा करता है? तो दोस्तों अगर उत्तर प्रदेश की बात होगी तो इसका राइट आंसर नेपाल होगा। क्या होगा? नेपाल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखिए क्या है। आपसे प्रश्न है, गौरमाड़िया निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध अनुष्ठानिक लोक नृत्य है? क्या नाम है? गौरमाड़िया। और ये भारतीय राज्य के बारे में प्रश्न है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर है छत्तीसगढ़। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ और गौरमाड़िया एक दूसरे से संबंधित हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसिद्ध अनुष्ठानिक लोक नृत्य है गौरमाड़िया। ठीक है, ये आपके लिए नया रहा होगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, उत्तर प्रदेश का आधिकारिक राजकीय पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है? दोस्तों प्रश्न संख्या 54 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्या है? प्लास टेसु। इसके ऊपर हम बात कर चुके हैं, इसको जंगल की आग के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित जो बखेरा झील है, ये मुख्य रूप से क्या है? देखिए 3 प्रश्न आपसे यहाँ पे एक ही क्वेश्चन में है। तो दोस्तों ये मुख्य रूप से प्राकृतिक मीठे पानी की एक आर्द्र भूमि है, वेटलैंड है। ठीक है, तो इस तरह से हमने 55 क्वेश्चन देख लिए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देखिए क्या है आपसे प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में राज्य के राजस्व का एक बहुत बड़ा और पारंपरिक स्रोत निम्नलिखित में से क्या रहा है? दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका कृषि। ठीक है, और संबंधित क्षेत्र। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए क्या है, उत्तर प्रदेश पुलिस बल का सर्वोच्च पद और प्रशासनिक प्रमुख निम्नलिखित में से कौन होता है? दोस्तों इसका राइट आंसर है डीजीपी, पुलिस महानिदेशक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 देखिए क्या है। आपसे प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा किसी भी क्षेत्र में असाधारण सेवा के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, भारत रत्न। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए क्या है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घातक एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम, क्या है दोस्तों? एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम और जापानी इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ कौन सा व्यापक अभियान शुरू किया गया है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, इसको हम दस्तक कैंपेन के नाम से जान रहे हैं। ठीक है, ये किसको रोकेगा? एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम और जापानी इंसेफ्लाइटिस को, ठीक है, रोकेगा। क्या नाम है? दस्तक कैंपेन। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों आपसे, वर्तमान आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है? दोस्तों बताइए। क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, NH44, और पुराना नाम इसका NH7 था। ये भी बात अगर आपसे पूछी जाए तो पता होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 61 देखिए क्या है, ओलंपिक खेलों का जो आधिकारिक आदर्श वाक्य है, मोट्टो है, निम्नलिखित में से कौन सा है? बताइए। तो अगर हम ओलंपिक खेलों का आधिकारिक आदर्श वाक्य की बात करें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर और टुगेदर। ठीक है, क्या है दोस्तों? फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, टुगेदर। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए क्या है आपसे प्रश्न पूछा गया है, स्वतंत्र भारत के इतिहास में देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनने का गौरव किसे प्राप्त है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी को। ठीक है, तो स्वतंत्र भारत के इतिहास में देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी कौन? बताइए। अब आपको पता है। ठीक है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अपनी भव्य वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध उमैद भवन पैलेस, ठीक है, उमैद भवन पैलेस किस लिए प्रसिद्ध है? अपने वास्तुकला के लिए। यह राजस्थान के किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों बताइए कहाँ पे है उमैद भवन पैलेस? देखिए पिंक सिटी तो आपको पता है। ठीक है, तो अब बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर है जोधपुर, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने वाली संस्था जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी का मुख्यालय कहां पर स्थित है? दोस्तों बताइए, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहां पर स्थित है?
इसका राइट आंसर है दोस्तों वियना, ठीक है, ऑस्ट्रिया के वियना में, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी के निकट स्थित ऐतिहासिक स्थल जिसका नाम है सारनाथ मुख्य रूप से किस धर्म से संबंधित है? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म से संबंधित है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए क्या है। छोटे और सूक्ष्म उद्योगों को आसान ऋण उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किस वर्ष लाई गई थी? तो दोस्तों प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किससे संबंधित है? जो एमएसएमई है, ठीक है, छोटे और सूक्ष्म उद्यम हैं, ठीक है, उनको आसानी से ऋण मिल जाए इसलिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आई थी। इसकी शुरुआत हुई कब थी? दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी 2015 में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए क्या है। सोवियत संघ के सहयोग के अंतरिक्ष में, ठीक है, सोवियत संघ के सहयोग से अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो दोस्तों इसका नाम क्या था? आर्यभट्ट 1975। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न क्या है आपसे प्रश्न पूछा गया है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस शहर को भारत की पहली AICT के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है लखनऊ, ठीक है। तो याद रखेंगे नोएडा पूर्व प्रस्तावित था, अब लखनऊ मुख्य रूप से है, याद रखिएगा। क्या है दोस्तों? भारत की पहली AICT, ठीक है, इसके रूप में लखनऊ को विकसित किया जा रहा है। अगला प्रश्न क्या है। वर्ष 1972 में पुलिस सेवा में शामिल होने वाली भारत की प्रथम महिला IPS अधिकारी कौन थी? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1972 क्वेश्चन नंबर 69 एक्चुअली, वर्ष 1972 में पुलिस सेवा में शामिल होने वाली भारत की प्रथम महिला IPS अधिकारी ये कौन थी? ऐसा आपसे प्रश्न है। तो दोस्तों इनका नाम है किरण बेदी, ठीक है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए। भारत सरकार की जो थिंक टैंक नीति है, ठीक है, थिंक टैंक नीति आयोग द्वारा, ठीक है, मतलब एक तरह से देखिए भारत का थिंक टैंक क्या है? नीति आयोग। उसके पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? ऐसा आपसे प्रश्न है। तो दोस्तों इसके पदेन अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। प्लानिंग कमीशन के भी पदेन अध्यक्ष वही होते थे, प्रधानमंत्री ही। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए क्या है। जल संरक्षण के महत्व को वैश्विक स्तर पर रेखांकित करने के लिए विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर है 22 मार्च को। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न क्या है। घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाकर 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करने हेतु PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 2024 में, ठीक है। तो घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाकर 3000 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करने हेतु PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 2024 में शुरू की गई थी, ठीक है। इसमें 1 करोड़ घरों को कवर करने का टारगेट है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा मूल रूप से हसरत मोहानी द्वारा लिखित है, ठीक है, परंतु इसे किस क्रांतिकारी द्वारा आंदोलन के दौरान सबसे अधिक लोकप्रिय बनाया गया? तो दोस्तों इंकलाब जिंदाबाद आपने बहुत बार नारा लगाया होगा, ठीक है। तो ये भगत सिंह का है, याद रखेंगे। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए क्या है। भारत के रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और मिसाइल कार्यक्रम है, इनके सफल नेतृत्व के कारण, ठीक है, भारत का मिसाइल मैन, मतलब देखिए भारत के मिसाइल मैन का नाम पूछा जा रहा है, जिनके नेतृत्व में भारत रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना, मिसाइल कार्यक्रमों में सफल रहा, ठीक है। तो बताइए इनका नाम क्या है? तो दोस्तों कोई और नहीं, ये है APJ अब्दुल कलाम, ठीक है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए। अब आपसे प्रश्न है, ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए जो व्यवगत का सिद्धांत है, गोद निषेध नीति है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है, किस गवर्नर जनरल द्वारा लागू की गई थी? तो दोस्तों इनका नाम है लॉर्ड डलहौजी, और इनको आधुनिक भारत का जनक के रूप में भी कभी कभी देखा जाता है। UPSC मेंस 2023 में एक क्वेश्चन बना था कि आधुनिक भारत के जनक के रूप में अगर हम लॉर्ड डलहौजी को देखें तो उसके कार्यों का वर्णन करें, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। तो दोस्तों लॉर्ड डलहौजी को आप याद रखेंगे। और देखिए वैसे तो अगर आपसे प्रश्न बने आधुनिक भारत के जनक निम्नलिखित में से कौन है, तो राजा राम मोहन राय को ट्रिक करेंगे, ठीक है। लेकिन कभी कभी आप लॉर्ड डलहौजी को भी देखेंगे, एग्जामिनर पूछ लेता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 में आपसे पूछा गया दोस्तों, प्रतिष्ठित जो पुलित्जर पुरस्कार है
ये मुख्य रूप से किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदान किया जाता है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर क्या है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। तो दोस्तों पत्रकारिता और किसमें, साहित्य के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे, एग्जाम में प्रश्न करके आएंगे, नहीं याद रखेंगे तो रो के आएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 77 देखिए क्या है। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं में से एक भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर निर्मित है? दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, सतलज नदी पर। ठीक है, सतलज नदी अगर हम देखें हिमाचल प्रदेश में तो दोस्तों किस पास से गुजरती है? तो दोस्तों सिपकला पास से। ठीक है, किसी देश की आंतरिक सुरक्षा इंटरनल सिक्योरिटी का प्राथमिक और प्रत्यक्ष संबंध किस निम्नलिखित में से किससे है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, देश के भीतर कानून व्यवस्था बनाए रखने से। ठीक है, तो याद रखेंगे ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए क्या है। वैश्विक स्तर पर आतंकवाद का सबसे गंभीर और नकारात्मक प्रभाव समाज पर क्या पड़ता है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका स्थिरता। क्या है? अस्थिरता। तो भय, असुरक्षा, राजनीति, अस्थिरता। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा, इसमें याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं, आपसे क्या पूछा गया है। G20 मुख्य रूप से किस प्रकार का एक अंतर्राष्ट्रीय मंच समूह है? ठीक है, तो मंच या समूह है G20 किस प्रकार का है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है प्रमुख विकसित और विकासशील देशों का एक आर्थिक समूह है। याद रखेंगे कैसा है, एक आर्थिक समूह है, आर्थिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81 देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। आपसे प्रश्न है दोस्तों, वर्तमान डिजिटल युग में फेसबुक को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, सोशल मीडिया नेटवर्क के अंतर्गत। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए क्या है। चिकित्सा विज्ञान में मानव शरीर की रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 82 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक है, तो इसमें रक्तचाप या ब्लड प्रेशर को मापने के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83 देखिए क्या है दोस्तों। भारत में जो नाबार्ड है, नाबार्ड नामक वित्तीय संस्था मुख्य रूप से किसके विकास के लिए समर्पित है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 83 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, कृषि और ग्रामीण विकास से। ठीक है, तो नाबार्ड का मुख्यालय आपको मुंबई में देखने को मिलता है। ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है। हैदराबाद में आयोजित 72वीं सीनियर नेशनल महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2026 का खिताब किस राज्य की टीम ने जीता? तो दोस्तों बताइए, 72वीं सीनियर नेशनल महिला कबड्डी चैंपियनशिप जो कहाँ पे आयोजित हुआ? हैदराबाद में। ठीक है, और इस खिताब को किस राज्य की टीम ने जीता है, ऐसा आपसे प्रश्न है। तो दोस्तों हरियाणा। ठीक है, हरियाणा की महिलाओं ने इसको जीता है। 72वीं क्या है दोस्तों, सीनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप। ठीक है, भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए आत्मनिर्भर भारत अभियान का सर्वोच्च और दूरगामी साक्ष्य क्या है, लक्ष्य एक्चुअली। ठीक है, तो दूरगामी लक्ष्य क्या है किसका? आत्मनिर्भर भारत का। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आत्मनिर्भरता। ठीक है, तो विभिन्न क्षेत्रों में वैश्विक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, यही आत्मनिर्भर भारत का उद्देश्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86 देखिए अब क्या है। आपसे प्रश्न है, मेक इन इंडिया अभियान का प्राथमिक और मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 86 का राइट आंसर क्या होगा? मेक इन इंडिया का क्या हो सकता है? तो दोस्तों इसका जो मतलब उद्देश्य है एक्चुअली, भारत को जो सेकेंडरी सेक्टर है, विनिर्माण क्षेत्र है, उसमें मजबूती दिलाना। ठीक है, जिसमें चाइना बहुत आगे है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 86 आपने देख लिया। अगला प्रश्न देखिए क्या है। भूविज्ञान के अनुसार पृथ्वी की सतह पर अचानक आने वाले भूकंप का सबसे प्रमुख प्राकृतिक कारण क्या है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 87 का राइट आंसर है पृथ्वी की जो टेक्टोनिक प्लेटों की जो मूवमेंट है वो है। ठीक है, तो इस तरह से हमने 87 क्वेश्चन कर लिए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 88 देखिए क्या है। जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए ऐतिहासिक जो पेरिस समझौता है, ये किस वर्ष संपन्न हुआ था? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? इसका राइट आंसर है दोस्तों 2015 में। ठीक है, तो याद रखेंगे पेरिस समझौता 2015 में हुआ था और यहीं से निकल के आया था इंडियन इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ पे देखने को मिलता है? भारत के गुरुग्राम में। भारतीय संविधान के लागू होने के उपलक्ष्य में गणतंत्र दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 89 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है, 26 जनवरी को। ठीक है,
अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य की प्रमुख नकदी फसल निम्नलिखित में से कौन सी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गन्ना। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश राज्य की प्रमुख नकदी फसल आपको गन्ना देखने को मिलता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए क्या है। उत्तर प्रदेश राज्य अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश के साथ साझा करता है? तो दोस्तों बताइए, अब बात हो रही है उत्तर प्रदेश की, तो ये किस पड़ोसी देश के साथ साझा करता है? नेपाल के साथ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 91 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, नेपाल। विश्व खाद्य सुरक्षा की बात हो रही है, वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी। ठीक है, अब इसका प्राथमिक और बुनियादी उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी को भोजन प्रदान करना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन सी। तो दोस्तों सभी लोगों को हर समय पर्याप्त और पौष्टिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करना, ये विश्व खाद्य सुरक्षा का प्राथमिक और बुनियादी उद्देश्य है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को डिजिटल पहचान दिलाने और कृषि सेवाओं को सुलभ बनाने हेतु एग्री स्टैक डिजिटल मिशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों एग्री स्टैक की बात हो रही है। अब एग्री स्टैक डिजिटल मिशन डायरेक्ट पूछ ले, ठीक है, किससे संबंधित है? तो दोस्तों आप याद रखेंगे, कृषि सेवाओं को सुलभ बनाने हेतु। ठीक है, तो एग्री स्टैक डिजिटल मिशन स्टार्ट हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 93 का राइट आंसर है 2024 में। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सेफ सिटी परियोजना पूरे प्रदेश में किस वर्ष से प्रभावी ढंग से लागू की गई है? तो दोस्तों सेफ सिटी परियोजना महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए लाई गई है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 94 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, 2023। क्वेश्चन नंबर 95 है, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री शहरी फेलोशिप कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 95 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, शहरी निकायों में पेशेवर युवाओं को सहभागिता के से विकास कार्यों और योजनाओं को सशक्त बनाना। ठीक है, यह है मुख्यमंत्री शहरी फेलोशिप कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य। क्या करना? शहरी निकायों में पेशेवर युवाओं की सहभागिता से विकास करना, कार्यों और योजनाओं को सशक्त बनाना है। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए क्या है। उत्तर प्रदेश स्टार्टअप्स नीति के प्रभावी कार्यान्वयन और स्टार्टअप्स को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा नोडल एजेंसी जिम्मेदार है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति के प्रभावी कार्यान्वयन और स्टार्टअप्स को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी नोडल एजेंसी है? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। ठीक है, यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड। याद रखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मत्स्य बीज बैंक स्थापित करने का प्राथमिक लाभ क्या है? तो दोस्तों प्राथमिक लाभ क्या होगा इसका? आप सोचिए आखिर क्या ही हो सकता है अगर हम इसमें क्या करें, मत्स्य बीज बैंक बनाएं तो इसका हमें उन्नत मत्स्य बीज की उपलब्धता हमेशा बनी रहेगी। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, तो स्थानीय स्तर पर मछुआरों को उच्च गुणवत्ता वाले उन्नत मत्स्य बीज की उपलब्धता हमेशा सुनिश्चित हो सकेगी। जनवरी 2026 में उत्तर प्रदेश के किस शहर को प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डीप सिटी घोषित किया गया है? तो दोस्तों बताइए, जनवरी 2026 में उत्तर प्रदेश के किस शहर को प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप सिटी, ठीक है, घोषित किया गया है? जीरो फ्रेश वेस्ट डंप सिटी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है लखनऊ। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 98 देख लिया। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, जनवरी 2026 में
फुजियामा पावर सिस्टम ने उत्तर प्रदेश में 1 गीगावाट का सोलर सेल प्लांट स्थापित करने का घोषणा की है। यह परियोजना किस क्षेत्र से या किस क्षेत्र में स्थित है? तो दोस्तों बताइए, क्वेश्चन नंबर 99 का राइट आंसर क्या होगा? बुंदेलखंड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 99 का राइट आंसर क्या है दोस्तों? बुंदेलखंड, याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100 देखिए क्या है, और ये आज के टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है। भारत में निम्नलिखित में से किस शहर की क्राइम ब्रांच, जिसका नाम है पथिक, सॉफ्टवेयर के साथ अधिक बेस्ड वेरिफिकेशन का टारगेट करने वाली देश की पहली यूनिट बन गई है? तो दोस्तों कहाँ की पुलिस है? तो क्वेश्चन नंबर 100 का राइट आंसर ऑप्शन बी, अहमदाबाद क्राइम ब्रांच। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आज का टेस्ट कंप्लीट हुआ है। अब बारी आपकी है, अपना स्कोर साझा कीजिए, देखते हैं कितना आपने अचीव किया है। और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके जीएस फोकस फैमिली का पार्ट बनिए, शर्माइए बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, और वीडियो को लाइक भी कर दिया कीजिए, दोस्तों में शेयर भी कर दिया कीजिए। बाकी जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।